ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। अब क्या कहा ट्रंप ने और क्या अपने उल्टे पुल्टे दावों को ट्रंप अपनी राजनीति का एक हिस्सा बना चुके हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार की जीत में क्या है आसाम कनेक्शन और भाजपा की ये जीत क्यों है खास, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट केस में अब क्या नया खुलासा हुआ है, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े दावे की बात करना बेहद जरूरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध उन्होंने रोका था और वो भी 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर। ये दावा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 60 से ज्यादा बार दोहराया है। अब क्या है पूरा मामला, चलिए शुरू से समझते हैं। दरअसल अमेरिकी सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का फोन आया। शरीफ ने कहा कि आपने लाखों लोगों की जान बचाई है। इसके तुरंत बाद ट्रंप बताते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया। मोदी ने कहा कि हम खत्म कर चुके हैं। ट्रंप ने पूछा कि क्या खत्म कर चुके हो और मोदी ने जवाब दिया कि हम जंग नहीं करने जा रहे। ट्रंप का कहना है कि मई में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव कम हुआ वो उनकी सीधी दखलंदाजी का नतीजा था, जबकि भारत की आधिकारिक लाइन बिल्कुल साफ है और वो ये कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान की आपसी बातचीत से लागू हुआ। इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की टैरिफ वाली कहानी हर बार बदलती रहती है। एक बार उन्होंने कहा कि उन्होंने 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब कह रहे हैं कि 250% नहीं बल्कि 350% तक टैरिफ की चेतावनी दी थी। इसके अलावा 29 अक्टूबर को साउथ कोरिया में APEC CEO समिट में भी ट्रंप ने यही दावा दोहराया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को जंग रोकने को कहा गया, दोनों ने मना किया, तब उन्होंने 250% टैरिफ की धमकी दी और 2 दिन बाद दोनों देश फोन कर सीज फायर पर तैयार हो गए। इसी भाषण में ट्रंप ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की। मुनीर को उन्होंने जबरदस्त फाइटर तक कहा। और अब एक नया दावा, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत एक नए व्यापार समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि भारत पर लगे टैरिफ को धीरे धीरे कम किया जाएगा। ट्रंप के अनुसार भारत पर ऊंचे टैरिफ इसलिए लगाए गए थे क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा था। उनका आरोप है कि इस तेल के पैसे से रूस यूक्रेन युद्ध को चला रहा है, लेकिन अब उनके मुताबिक भारत ने रूसी तेल की खरीद काफी कम कर दी है, इसलिए वो टैरिफ में कटौती करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को शानदार बताया। साथ ही नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो का जिक्र करते हुए कहा कि वे दोनों देशों के बीच निवेश, ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। और ट्रंप अब तक भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% रूस से तेल खरीदने पर पेनल्टी, यानी आर्थिक दबाव के जरिए ट्रंप भारत की विदेश नीति और ऊर्जा नीति पर प्रभाव डालने की कोशिश का दावा करते रहे हैं। तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप के बड़े और विवादास्पद दावे, चाहे वो युद्ध रोकने का मामला हो या फिर टैरिफ की धमकी या फिर भारत अमेरिका संबंधों को लेकर उनके बयान। कई बातें अभी भी दावों और जवाबों के बीच उलझी हुई हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि 2024-25 में ट्रंप लगातार इस कहानी को राजनीतिक रूप से भुनाते आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कुल 243 में से 202 सीटें, जिसमें बीजेपी को 89 और जेडीयू को 84 सीटें मिली। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके चलते 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई। इस योजना ने महिलाओं के बीच एनडीए को भारी समर्थन दिलाया। लेकिन इस योजना के पीछे किसका दिमाग था? आज की रिपोर्ट इसी पर आधारित है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बिहार सरकार के अनुरोध पर उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को 5 महीने पहले ही पटना भेजा था।
वहां बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव अमृत लाल मीना और विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत के सामने असम के जीविका 10,000 रुपए मॉडल पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई। इसी मॉडल को बाद में बिहार की नई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। जेडीयू भी मानता है कि शर्मा की भूमिका अहम थी, हालांकि पार्टी इसे सामूहिक विचारों का नतीजा बता रही है। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि ये मॉडल प्रधानमंत्री के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के विजन से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अनुरोध पर उन्होंने और उनकी टीम ने पूरा ब्लूप्रिंट बिहार प्रशासन को समझाया। ये भी दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश की चर्चित लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना भी असम की अरुणोदय योजना से प्रेरित थी और एमपी में ये योजना बीजेपी को सत्ता में वापसी दिलाने में निर्णायक साबित हुई थी। असम टीम के प्रेजेंटेशन में महिलाओं को बिजनेस आइडिया शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल सीड मनी देने का सुझाव दिया गया। बाद में बिहार के अधिकारियों ने इसे और विकसित करते हुए तय किया कि महिला या उसके पति को करदाता नहीं होना चाहिए। व्यवसाय की व्यवहार्यता के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि किस्तों में दी जा सकती है। ये मॉडल चुनाव से पहले 10,000 योजना के नाम से बेहद लोकप्रिय हुआ। उधर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत की स्थिति में मां बहन योजना देने का वादा किया था, जिसके तहत हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा थी। एनडीए चिंतित था क्योंकि बिहार की महिला वोटर्स लंबे समय से नीतीश कुमार की मुख्य समर्थक मानी जाती हैं। साथ ही 2023 में नीतीश ने घोषणा की थी कि 6,000 रुपए महीने से कम आय आने वाली परिवारों के एक सदस्य को हर साल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे माहौल में महिला केंद्रित एक मजबूत योजना लाना एनडीए के लिए जरूरी था। कि जेडीयू कह रहा है कि इस योजना का डिजाइन सामूहिक विचार का परिणाम है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया कि जीविका मॉडल की रीढ़ केंद्र सरकार के NRLM फंड है, इसलिए असली श्रेय मोदी सरकार को जाता है। साथ ही जनधन योजना को महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का पहला बड़ा कदम बताया गया। तो क्या बिहार चुनाव की निर्णायक जीत असम मॉडल और महिला केंद्रित रणनीति का परिणाम थी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाँ, ये चुनाव महिलाओं ने तय किया और 10,000 योजना इस चुनाव का गेम चेंजर बनकर उभरी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद खुफिया एजेंसियों ने वेस्ट यूपी की मीट फैक्ट्रियों की ओर निगाहें तेज कर दी है। वजह है इन फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में तैनात कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड और उनकी गतिविधियां। क्या दिल्ली ब्लास्ट का कोई कनेक्शन वेस्ट यूपी से भी जुड़ रहा है? पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल वेस्ट यूपी मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, अमरोह, बुलंदशहर, बरेली और अलीगढ़ जैसे जिलों में बड़ी संख्या में मीट फैक्ट्रियां चलती हैं। खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया कि इनमें से ज्यादातर फैक्ट्रियों में सुरक्षा का जिम्मा कश्मीर मूल के गार्ड संभाल रहे हैं और उन्हें नौकरी दिलाने वाली सिक्योरिटी एजेंसियां भी कश्मीरी हैं। कुछ खबरें दावा करती हैं कि हाल की ईडी और आयकर विभाग की रेड में यह भी सामने आया था कि निजी सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग तक पहुंच रही थी। जानकारी ये भी है कि अधिकतर कश्मीरी गार्ड बिना पुलिस सत्यापन के ही नौकरी पर रखे गए हैं। अब जिला खुफिया इकाइयां LIU हर एक गार्ड का रिकॉर्ड खंगाल रही है। उनकी पहचान, पुराने केस, संपर्क, मूवमेंट, कॉल डिटेल, बैंक अकाउंट, डिजिटल पेमेंट, हर चीज की खुफिया तरीके से जांच चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में सहारनपुर के डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद से जांच और गहरी हो गई है। अब करीब 20 डॉक्टर और मेडिकल छात्र रडार पर हैं। निजी यूनिवर्सिटी और मदरसों से जुड़े छात्रों से पूछताछ हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र अहमद रजा से दिल्ली पुलिस सवाल जवाब कर चुकी है। वो 10 साल से सहारनपुर में रह रहा है और उसका परिवार पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है। वेस्ट यूपी की मीट फैक्ट्रियों से लेकर कश्मीरी सिक्योरिटी गार्डों तक खुफिया एजेंसियों की जांच अब तेज है। क्या कोई नेटवर्क सामने आएगा? ये आने वाला समय बताएगा। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।